हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एथिल अल्कोहल तथा एथेनॉइक अम्ल जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। ठीक, इसका अणुसूत्र होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH और इसका संरचना होता है तीन हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ। तो ये हो गई इसकी क्या संरचना। यहाँ पर हम चाहें तो इस H को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और हम नीचे ही लिख सकते हैं चाहे तो, इसका अणुभार। इसका अणुभार कैलकुलेट करेंगे तो 46 निकलेगा। ठीक, करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कितने कार्बन है, 2, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 12, 2 कार्बन 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है पर कितने हैं 5, तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना होता है 1, जब इनको हम टोटल इसको बार दुना 24 प्लस 5 एक कम 5 प्लस 16 एक 17, जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 46। तो इस प्रकार से इसका अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में हम किससे बनाएंगे इसको, एथिल ब्रोमाइड से। किससे बनाएंगे, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन इसको पहले देख लेते हैं, फिर थ्योरी देख लेंगे। तो एथिल ब्रोमाइड हमारा होता है C2H5Br प्लस, इसके फिर किससे कराएंगे हम, जली, किससे, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, तो होगा क्या, इधर से हमारा ये ब्रोमीन हाइड्रोजन है, इस पर माइनस का चार्ज होगा और इस पर क्या हो जाए, प्लस का हो जाएगा एथिल पर। इधर से हमारा सोडियम पर प्लस का चार्ज और हाइड्रोक्साइड पर माइनस का चार्ज, ये इसमें देखो टूट जाएगा, इसमें अलग से लिख दूं। तो ये यानी प्लस में टूटेगा और OH माइनस में। इसके प्लस को इसके माइनस के साथ और इसके माइनस को इसके प्लस के साथ। तो इधर से सोडियम इधर से ब्रोमाइड सेम सेम चार्ज कर जाए, क्या बनेगा NaBr, मतलब कि सोडियम ब्रोमाइड, और ये OH आके एथिल से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया किससे, अरे एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया किससे, एथिल ब्रोमाइड से। तो यहाँ पर हम थ्योरी लिख सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, हीट का चिन्ह बना सकते हैं, के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH को जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो इधर हमारा यानी प्लस में और OH माइनस में, इधर हमारा ब्रोमीन माइनस में और C2H5 एथिल प्लस में। इसका प्लस इसका माइनस इसके प्लस से कर दो। ठीक है, देखो इसमें मैंने बताया था कि इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस, इसके प्लस को इसके माइनस से, तो एथिल और OH बन जाएगा एथिल अल्कोहल। इधर से सोडियम और ब्रोमीन आपस में क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। तो हमारा हो गया एक रिएक्शन बनाने की विधि। ठीक है,
किसके द्वारा हमने बनाया, एथिल ब्रोमाइड के द्वारा बनाया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में। तो पहला भौतिक गुण हमारा होता है किसका, एथिल अल्कोहल की, कि यह जल में क्या होता है, विलय होता है। यह जल में विलय होता है, विलय मतलब कि घुल जाता है, यह जल में विलय होता है, पहला भौतिक गुण। दूसरा भौतिक गुण क्या होगा इसका, कि यह उदासीन प्रकृति का होता है। यह उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का मतलब ये होता है, जैसे कोई अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब कोई क्षार होता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो हमारा एल्कोहल होता है वह तो नीले को ना तो लाल करेगा ना तो लाल को नीला करेगा, मतलब लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसका तीसरा भौतिक गुण आ जाएगा हमारा कि यह ज्वलनशील होता है। यह ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील मतलब कि अगर इसको हम जलाएंगे तो ये क्या होगा, जलेगा, तो मतलब कि ज्वलनशील होता है। जैसे हमारा पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ज्वलनशील होता है, तो ये भी हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल भी ज्वलनशील होता है। इसका चौथा भौतिक गुण होगा कि यह तीखा स्वाद का होता है। ये लिख सकते हैं कि इसका स्वाद तीखा होता है। इसका स्वाद तीखा होता है। तो यह जल में विलय होता है, यह उदासीन प्रकृति का होता है, और क्या होता है कि यह ज्वलनशील होता है, और इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। और इसका पांचवा, यह एक रंगहीन द्रव है। यह एक रंगहीन द्रव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा एल्कोहल होता है वो जल में विलय होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि यह क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन मतलब ये तो ना नीले लिटमस पर कोई प्रभाव छोड़ेगा ना तो लाल लिटमस पर कोई प्रभाव छोड़ेगा। ठीक है, तीसरा नंबर यह ज्वलनशील प्रकृति का होगा, इसको हम जलाएंगे तो ये जलेगा। ठीक है, तो ये ज्वलनशील प्रकृति का होता है, और इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। ठीक है, और यह एक क्या होता है, रंगहीन द्रव है। तो ये हमारा हो गया बनाने की विधि, और हमारा क्या हो गया, भौतिक गुण। हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की, इसमें मेट रहा हूं। रासायनिक गुण, तो पहला रासायनिक गुण है इसका कि धातु के साथ अपक्रिया। धातु के साथ अपक्रिया, तो हमारा जो एथिल अल्कोहल ये सभी धातु के साथ क्रिया नहीं करता है। क्रियाशील धातु जिन्हें हम क्षार धातु कहते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, इनके साथ क्रिया करता है। तो हम लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु जैसे सोडियम कामा पोटेशियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका रिएक्शन देखेंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। क्रियाशील धातु या तो हम सोडियम ले सकते हैं या पोटेशियम ले सकते हैं।
ठीक है। तो होगा क्या, ये अधिक क्रियाशील तत्व है और हाइड्रोजन हमारा क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील तत्व क्या करता है, हटा देता है विस्थापन अपक्रिया में। तो हमारा जो सोडियम होगा वो एथिल अल्कोहल के इस H को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो ये गैस के रूप में बाहर होगा H2। अब इधर से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो हमारा क्या बचा, C2H5O, एक माइनस एक बंद। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एथॉक्साइड, क्या कहेंगे, एथॉक्साइड। और इससे कौन आके जुड़ेगा, सोडियम, तो सोडियम जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो हमारा बच्चा क्या यहाँ पे C2H5ONA, चाहो तो बंध लगा के इस तरह लिख सकते हो कि C2H5ONA, ये हमारा प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो जब भी हमारा एथिल अल्कोहल किसी क्रियाशील धातु सोडियम में पोटेशियम से क्रिया करेगा तो क्रियाशील धातु क्या करेगा, एथिल अल्कोहल के हाइड्रोजन क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, गैस बाहर हो जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना था, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे देखो एक, इसकी बात नहीं करेंगे तो C2H5 सेम टू सेम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक है, इधर कितने हैं, दो। यदि हम इसे 1/2 कर दें तो 2 का आधा एक, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमारा पहले रिएक्शन धातु के साथ, दूसरा करा दे हम इसका अम्ल के साथ। अम्ल के साथ तो हमारा जो एथिल अल्कोहल होता है वो अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। एथिल अल्कोहल अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो हमारा एथिल अल्कोहल जैसे हो गया C2H5OH, अम्ल हमारा हो गया जैसे HCl। ठीक है, तो अम्ल है ये H+ दे देगा और ये हमारा इधर से क्या देगा, OH दे देगा। तो इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा, H2O, मतलब कि जल। अब बच्चा का इधर Cl आके इससे जुड़ जाएगा तो C2H5Cl, और हमारा क्या है, लवण, लवण तथा जल। और इसका नाम है हमारा एथिल, और ये क्या है, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो हमारा जो अल्कोहल है वो अम्ल के साथ क्रिया करके, एथिल अल्कोहल अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो हमने एक अम्ल ले लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हमारा एथिल अल्कोहल अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। हमारा ये अम्ल H+ दे देगा और हमारा एथिल अल्कोहल OH दे देगा। तो इसके H और इसके OH से क्या बन जाएगा, H2O, मतलब जल। और इधर हमारा एथिल बचा, इधर हमारा क्या बचा, क्लोराइड। अब बन गया एथिल क्लोराइड, एक लवण है एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब आगे इन्हें मैं रब कर रहा हूँ, इसके साथ ले सकते हैं। भूला तो नहीं। तीसरा हमारा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। सूत्र होता है इसका PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी हम लिख लेंगे, या तो पहले रिएक्शन ही कर लो इसका। तो रिएक्शन देखेंगे, देखो C2H5OH किससे क्रिया करेगा, PCl5 से। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम एथिल अल्कोहल को इस प्रकार लिख सकते हैं कि C2H5O और H, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिंगल बंद होता है केमिस्ट्री पे। देखो PCl5 कैसे लिखेंगे, फास्फोरस को बीच में एक Cl इसको दे देंगे और एक Cl इसको दे देंगे,
5 में 2 Cl यूज हो गए, कितने Cl बचे? 3 Cl। 3 Cl इस प्रकार से नीचे लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि एथिल एल्कोहल को C2H5OH इस प्रकार लिख दिया अलग अलग। फिर PCl5 में से फास्फोरस को बीच में रखा, एक Cl इसको दिया और एक Cl इसको दिया। अब 5 Cl में 5 Cl थे टोटल, 2 Cl यूज हो गए, बचे कितने? 3 Cl हमने नीचे लिख दिया। फिर इसको इधर ब्रेक कर दिया और इसको इधर ब्रेक कर दिया, बना क्या? C2H5Cl, C2H5Cl प्लस POCl3। देखो POCl3, 3 Cl है ना, तो POCl3 प्लस HCl। तो इसमें लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है, और ये हमारे क्या है? सह उत्पाद। तो थ्योरी लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल, मैं शॉर्टकट में लिख दूं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड क्या बनाते हैं? एथिल क्लोराइड बनाता है। तो रिएक्शन ये है, ट्रिक ध्यान रखना है। ठीक, एथिल अल्कोहल को इस प्रकार से लिख के और PCl5 को इस प्रकार लिख के इसको हम ब्रेक कर लेंगे, आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारा है एथिल अल्कोहल, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ये है हमारा एथिल क्लोराइड, पहले भी यूज हो चुका है, इसका नाम होता है फास्फोरिक क्लोराइड, फास्फोरिक क्लोराइड। और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए। चौथा रिएक्शन है हमारा थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया। सूत्र होता है इसका थायोनिल क्लोराइड का SOCl। तो इसका क्या होता है? सूत्र होता है। तो इसका भी रिएक्शन पहले देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल हमारा C2H5OH, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। ठीक है, इसमें एक उत्प्रेरक होगा पिरिडीन, क्या होगा? पिरिडीन उत्प्रेरक होगा। ठीक है, पिरिडीन हमारा होता है जब बेंजीन का इस तरह स्ट्रक्चर होता है, इसके हर नुक्कड़ में हाइड्रोजन होते हैं और हर नुक्कड़ पे कार्बन होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। जब हम बेंजीन के क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन और एक कार्बन क्या कर दें? हटा दें, और वहाँ पे क्या जोड़ दें? नाइट्रोजन। तो हमारा ये बन जाएगा सूत्र, कितने कार्बन? 5, कार्बन तक हट चुका है, तो C5 कितने हाइड्रोजन? 5 हाइड्रोजन, तो H5 और क्या आ गया? N आ गया। तो हमारे पिरिडीन का सूत्र होता है C5H5N। तो पिरिडीन उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक मतलब जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ाए या घटाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगता है कि हम एथिल अल्कोहल को C2H5O और H को उसी प्रकार तोड़ देंगे, सल्फर को बीच में रखेंगे और एक Cl इसको देंगे और एक Cl इसको देंगे, बचा क्या? ऑक्सीजन सदा और डबल बॉन्ड जुड़ता है, उसको सल्फर को दे देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल को वैसे ही SOCl2 में से यस को बीच में रखेंगे और एक क्लोरीन इसको देंगे और एक क्लोरीन इसको, दो थे, दोनों यूज हो गए, बचा क्या? ऑक्सीजन डबल से नीचे जोड़ देंगे। जब इसे ब्रेक कर देंगे और इसे ब्रेक कर देंगे तो बना क्या? C2H5Cl प्लस SO2, 2 ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा और क्या बनेगा? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका सल्फर डाइऑक्साइड और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है, या शुरू में लिख सकते हैं पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में
एथिल एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। एथिल क्लोराइड बनाता है। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन। ठीक है, नोट कीजिए। पांचवा हमारा इसका रासायनिक गुण है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। इसका सूत्र होता है PCl3। फास्फोरस ट्राई, वो पेंटा था PCl5, ये ट्राई है PCl3। तो इसका देखेंगे रिएक्शन, सबसे पहले देख लेते हैं। तो C2H5OH किससे क्रिया करेगा? PCl3 से। हमारा एथिल को किससे करेगा? PCl3 से। तो इसका ट्रिक ध्यान रखना है कि C2H5OH, OH को एक तरफ और एथिल को एक तरफ, फास्फोरस को इधर, किधर? जिधर OH होता है, फास्फोरस किधर? बाकी तीनों Cl को एथिल की तरफ। ठीक, आप लोग पता होना चाहिए कि केवल एक एथिल एक क्लोरीन को ले सकता है। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3। तो हमको 3 एथिल कर सकता है। तो हम यहाँ क्या कराएंगे? 3 का गुणा। अगर यहाँ पे हमने 3 गुणा कराया तो यहाँ पर भी कराएंगे, क्योंकि एथिल एल्कोहल पर 3 का गुणा कराया है, तो यहाँ पर भी करा दिया गया। अब देखो 3 एथिल आएंगे, एक एथिल, देखो एक एथिल केवल एक कण ले सकता है। यदि हमने इसे 3 का गुणा कर दिया तो 3 एथिल हो गए। अब 3 एथिल इसके तीनों क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? 3C2H5Cl, मतलब 3 एथिल क्लोराइड बना लेंगे, चाहे तो बंध लगाओ अथवा ना लगाओ। ठीक, तो 3 एथिल क्लोराइड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने 3 का गुणा कराया है, तो 3 ऑक्सीजन भी है और 3 हाइड्रोजन भी है। और 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन और एक ये फास्फोरस, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और एक फास्फोरस मिल के बना लेगा H3PO3, और इसका नाम होता है आर्थो फास्फोरस अम्ल। H3PO3 का नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, और ये हमारा क्या है? एथिल क्लोराइड। तो हम लिख सकते हैं कि एथिल एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। थ्योरी लिख सकते हैं, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल लिखते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो हमारे 5 इसके रासायनिक गुण हो गए। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की। नोट कीजिए इसे। उपयोग, किसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो पहला उपयोग इसका हम बात करते हैं शराब बनाने में। किसमें बनाने में? शराब बनाने में। एथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब बनाने में करते हैं। इसका दूसरा उपयोग ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन मतलब जलाने में। ठीक, जिसमें ऊर्जा क्या होती है? संचित रहे, जैसे पेट्रोल डीजल ईंधन होते हैं हमारे। तो हमारा ये भी ज्वलनशील होता है, हमने भौतिक गुण पढ़ा है, तो ये भी ज्वलनशील होता है। तो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग इसका हम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3 तथा क्लोरल, क्लोरल जिसका सूत्र होता है CCl3CHO बनाने में, जो क्लास 12th में पढ़ोगे आप।
ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा उपयोग इसका हम कह सकते हैं इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इत्र सुगंधित पदार्थ बनाने में, जैसे परफ्यूम है, इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रयोग इसका किया जाता है विलायक के रूप में। जैसे हमारा जल होता है, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, घुल जाता है तो विलायक का कार्य करता है। उसी प्रकार हमारा एल्कोहल भी विलायक के रूप में कार्बनिक पदार्थों को घोलने में इसका प्रयोग किया जाता है, विलायक के रूप में। तो ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग। अब हम बात करेंगे एथेनॉइक अम्ल, इस सिरका का मतलब एस्टिक अम्ल की बात करें। एसिटिक अम्ल, ठीक, इसी का आईपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसका अणुसूत्र होता है CH3COOH, इसका क्या होता है अणुसूत्र होता है। इसका अणुभार निकालेंगे 12, कार्बन का 12 होता है अणुभार, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है पर कितने हाइड्रोजन 3, तो टोटल 3, कार्बन का फिर हो गया 12, फिर ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 हो जाए कितने, 16 दुनाई 32 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 दुनाई 24 प्लस 3 1 4 प्लस 32, ये हो गया हमारा 28 और ये हमारा हो गया क्या 32, 8 2 10, 3 2 5 1 6, अणुभार इसका कितना आएगा 60, ठीक है। और इसकी संरचना, इस वाले कार्बन साथ ये तीनों हाइड्रोजन, फिर आगे COH, ध्यान रखना कि कहीं पर COH हो तो इसकी संरचना एक ऑक्सीजन डबल से ऊपर और एक ऑक्सीजन आगे, इस प्रकार से संरचना बनती है। डबल ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन डबल से ऊपर हो जाता है और एक ऑक्सीजन आगे और हाइड्रोजन आगे, ठीक। इसको ध्यान रखना, इसकी संरचना सदैव इस प्रकार होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एस्टिक अम्ल, जिसे हम एथेनॉइक अम्ल, इसी को घरेलू नाम सिरका होता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है CH3COH, अणुभार 60 होता है, संरचना ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे इसका बनाने की विधि। बनाने की विधि तो थ्योरी लिख लें पहले, या तो पहले रिएक्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, और इसका हम क्या कराएंगे ऑक्सीकरण, और उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या कराएंगे एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण क्या होगा, क्या कि यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन साथ क्रिया कर क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है। और अब एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, देखो 2 में से तो एक ऑक्सीजन इसके चला गया, ये दोनों हाइड्रोजन साथ, अब एक ऑक्सीजन बचा है, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये CH3 तो पहले से था ही, ये बचा C, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन पहले से तो ये OH, ठीक। तो हमारा बन गया CH3COS। तो हम लिखेंगे कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल
प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल, इसका हमने क्या करा दिया, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया। तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनेगा, जल बना लेगा। अब एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बनेगा CH3, C एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो OOH, और हमारा क्या है CH3COOH, मतलब कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो हमारा हो गया बनाने की विधि। अब हम बात करेंगे भौतिक गुण की बात, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला नंबर इसका जो भौतिक गुण हमारा होता है सिरके के एसिटिक अम्ल का, तो यह एक रंगहीन द्रव है। यह एक रंगहीन द्रव है, पहला नंबर ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। दूसरा नंबर यह तीक्ष्ण गंध युक्त, यह तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है, तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है, मतलब काफी तीक्ष्ण होती इसकी गंध। ठीक है, फिर इसका तीसरा नंबर जो हमारा भौतिक गुण है कि यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, इस तरह से फिनाल। ठीक है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है, चौथा नंबर इसका भौतिक गुण, इसका क्वथनांक मतलब जिस ताप पर द्रव में गैस में बदलेगा, द्रव से गैस में, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पांचवा नंबर यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसके हो गए 5 भौतिक गुण। यह एक रंगहीन द्रव है। ठीक, इसका यह तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय होता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होता है। कह सकते हैं इसका स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस क्या कर देता है, लाल कर देता है, मतलब अम्ल वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण, तो पहला नंबर प्रकृति, रासायनिक गुण पहला नंबर प्रकृति। ये कौन सा प्रकृति का है, ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल का जल अपघटन, कराने पर H+ आयन देता है, जिसके कारण यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल हम क्या कराएंगे, जल अपघटन। अगर जल में डालेंगे तो ये क्या है, अम्ल है, और जल में डालने पर कौन सा आयन देगा, H+ आयन देता है। और अम्ल का क्या गुण होता है कि नीले लिटमस क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो रिएक्शन इसका कर लेंगे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH, यदि इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो ये CH3COO- में और H+ में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, एसीटेट माइनस में और H+ में टूट जाएगा, जिससे सिद्ध होता है कि हमारा जो एसिटिक अम्ल होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अगला रासायनिक गुण इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्षार से साथ क्रिया,
क्षार के साथ क्रिया। तो हमारा एसिटिक अम्ल क्या है? अम्ल है, क्षार से क्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। जैसे CH3COH हमारा ये एसिटिक अम्ल हो गया। क्षार जैसे हम NaOH ले लें या तो KOH, NaOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, जो कि क्षार है। ठीक, तो ये हमारा अम्ल है, ये H+ दे देगा। क्या देगा? H+ दे देगा। और इधर से हमारा क्षार क्या देगा? OH माइनस देगा। इसका H और इसका OH मिलके क्या बना देगा? H2O। H और OH सदा मिलके क्या बन जाता है? H2O। ठीक, इधर देखो सोडियम बचा Na, इधर क्या बचा? CH3COO बचा। ठीक, इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो CH3COONA और इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट, जो कि क्या है? एक लवण है। तो सीधा सीधा कहने वाली बात यह है कि इसमें कि अम्ल, एसिटिक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल क्षार चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। ठीक, तो एसिटिक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो इसका ये हो गया रासायनिक गुण एक। ठीक है, रिएक्शन भी हो गया इसका। अब अगला रासायनिक गुण की बात करेंगे। तीसरा नंबर रासायनिक गुण धातु कार्बोनेट से क्रिया। ठीक है, तो हमारा क्या है? अम्ल है, और अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक, तो थ्योरी लिख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल धातु कार्बोनेट, इसका हेडिंग है धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सार का मतलब केवल सूत्र लिख दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल हमारा हो गया CH3COOH। धातु कार्बोनेट जैसे हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। मैंने सूत्र बनाना सिखाया है, ठीक है, जो वीडियो में पड़ी हुई है। तो ये धातु कार्बोनेट हो गया। देखो, जब इसके साथ कोई भी अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट से क्या करेगा तो यहाँ से हमारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो जल भी बनेगा H2O। ठीक है, तो एक तो बन गया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब लवण बाकी है, इधर से सोडियम मिल जाएगा, इधर से एसीटेट मिल जाएगा, और ये आपस में क्या करके CH3COONA सोडियम एसीटेट, जो क्या एक लवण है, ठीक है, दो बना लेगा। ठीक है, इधर देखो यहाँ से CO2 निकल जाएगा। ठीक, ये इधर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इधर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और मिलकर क्या बना देंगे? जल। और इधर हमारा इधर सोडियम बच रहा है, इधर हमारा क्या बन रहा है? इतना एसीटेट, CH3CO माइनस एसीटेट, जो कि क्या है? ऋणायन है। और हमारे इधर सोडियम क्या है? धनायन है, जो आपस क्या क्या बनाएंगे? लवण बना लेंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो कितने सोडियम इधर है? 2, इधर कितने? 1, तो 2 का गुणा कर देंगे 2 सोडियम। अब एसीटेट भी देखो 2 हो गए, इधर 2 गुणा कर दो 2 एसीटेट। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, बैलेंस। तो जब भी कोई अम्ल किसी धातु का निष्क्रिय करेगा, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि हमारा एसिटिक अम्ल क्या है? अम्ल है, जो दो धातु कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है। ठीक है, अगला इससे नीचे चौथा पढ़ लेते हैं। धातु बाई कार्बोनेट से, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया। तो जो चीज इसमें हुआ, जो भी अब क्रिया इसमें हुई है धातु कार्बोनेट में, वही सेम अब क्रिया इसमें भी होगी। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। रिएक्शन बिल्कुल सेम, एसिटिक अम्ल लीजिए CH3COH धातु बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने बताया जब भी कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से या तो बाइकार्बोनेट से क्या करेगा तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से देखो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इधर देखो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ का हाइड्रोजन एक यहाँ का हाइड्रोजन क्या बना लेगा जल H2O। अब बचा क्या इधर सोडियम, इधर बचा एसीटेट, तो बन जाएगा CH3COONA मतलब सोडियम एसीटेट जो क्या एक लवण है। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना कि धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी कोई अम्ल क्रिया करेगा तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो पहला उपयोग हम इसका अचार बनाने में करते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं अचार बनाने में, अचार बनाने में। दूसरा नंबर इसका प्रयोग हम विलायक के रूप में करते हैं, विलायक मतलब कि कुछ घोलने में, विलायक के रूप में करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर इसका प्रयोग करते हैं औषधि बनाने में, औषधि बनाने में। चौथा नंबर इसका हम प्रयोग करते हैं कागज तथा रेशम के उद्योग में, रेशम के उद्योग में, कागज तथा रेशम के बनाने में, जहाँ पे इंडस्ट्री में इसका बनाया जाता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा नंबर इसका प्रयोग करते हैं रबड़ के स्कंदन में, रबड़ के स्कंदन में मतलब रबड़ का पेड़ होता है उसका जो दूध निकालते हैं उसमें अगर हम क्या करें एसिटिक अम्ल डाल दें तो क्या हो जाएगा जम जाएगा। तो जिस रबड़ को जब जमा देते तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं स्कंदन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका उपयोग।